भारतीय जनता पार्टी से अश्वनी सिंह सैन शाही साहब है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इकोनॉमिस्ट दिलीप यशवर्धन साहब है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में एमएसएमई सेक्टर से भी जुड़े भी एक खास मेहमान और टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शुरुआत अश्वनी शाही साहब आपसे कर लेते हैं कि इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर एक वर्ग बहुत बड़ी आस लगाकर इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट की पोटली को देख रहा है। सरकार जो बजट लेकर आ रही है, एक आम आदमी क्या उम्मीद करे? उसका चेहरा मुस्कुराता नजर आएगा जब बजट खुलेगा, या हर बार की तरह इस बार भी वो कहेगा कि बहुत सारी चीजें थी जिसकी आस वो कर रहा था, लेकिन इस बार भी हाथ उसका खाली रह गया? 8 साल से जो पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के द्वारा जी, वो लोक लुभावन नहीं है, लोक कल्याण का बजट है। वो ठीक है। लोक कल्याण के बजट में हर साल कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि जो अछूते रह गए हैं। जनता का हम कैसे भला कर सकते हैं, जनता के ऊपर जो है हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे जनता की जो है प्रसन्नता बनी रहे। घरों में जो बजट का मतलब ही होता है घर के बजट से लेकर देश का बजट तक, हर वर्ग हर चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, हर सेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से करती चली आ रही है। हम कोई लोक लुभावन काम नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसकी बानगी मैं आपको कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद जब जैसे ही सेंसेक्स में उछाल आया, तो आप देखिए शेयर बाजार सर्वे आते ही उठ गया और आज सुबह 450 पॉइंट बजट आने के पहले उठा। इसका मतलब ये मानना चाहिए कि ये बजट बहुत बेहतर होने जा रहा है और इसमें हर वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि कल महामहिम राष्ट्रपति जी का जो भाषण था, उस भाषण में ये हर सेक्टर के बारे में उन्होंने बात की, चाहे वो गति शक्ति मिशन की बात हो या प्रधानमंत्री आवास की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेज की बात हो। हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार कर रहे हैं, स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। जो पिछली बार हमने बजट में लिया था उसको हम लगा रहे हैं। रेलवेज में देखिए, वंदे भारत से लेकर और रेलवे का जो इस समय आधुनिकीकरण की बात जहां तक चल रही है, हाईवेज देखिए, इतना हाईवेज आज तक हिंदुस्तान ने कभी देखा नहीं था पिछली सरकारों में। आज हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कहना है, हम और आप उन हाईवेज पर चल रहे हैं। और जिसका मतलब मुझे तो लगता है कि जो माननीय गडकरी साहब कहते हैं 40 किलोमीटर रोज 38 किलोमीटर रोज बनाते हैं और वो हर महीने कहीं ना कहीं उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं जनता के लिए। आज सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल से निकलकर हम आए हैं और उस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों तक जो सरकार उनके साथ खड़ी रही है, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि इस तरीके से खड़ा रहा हो। अब इससे पहले कि मैं दिलीप यशवर्धन जी से इकोनॉमिस्ट के तौर पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं, अश्वनी जी 2 सवालों का जवाब दे दीजिए और ये बहुत आम सवाल है, जो आम जनता के ही सवाल हैं। 2 सवाल ये हैं कि पहले, क्या इस बार के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिलेगी? पहला सवाल। और दूसरा, क्या महीना खत्म होने से पहले एक आम आदमी की जेब खाली तो नहीं हो जाएगी? यानी कि सैलरी, यानी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, उसके अवसर बढ़ेंगे? बहुत शानदार सवाल गोस्वामी जी आपने पूछा और उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि आपको एक अंतर दिखाना चाहूंगा, जिससे होता क्या था कि आजादी जब हमको मिली उसके पहले की हम बात करें तो लोग कहावत कहते हैं कि 1 रुपए का 1 सेर घी मिला करता था। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आएंगे ये 2014 4 से 14 और 14 से 22 के बीच की मैं बात आपको करूंगा। मैं 3 साल का एक आंकड़ा यूपीए सरकार का 2009, 2010 और 2013 का जो महंगाई दर था उसका मैं देना चाहूंगा। 2009 में 10.88 था, 2010 में 11.99 था, 2013 में 10.02 था। ये यूपीए सरकार में हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब एनडीए सरकार आई है तो 2014 में हमने तुरंत 13 में इनका 10.02 को हमने 6.67 कर दिया, 17 में 3.33 तक हम ले आए, उसके बाद 20 में 6.66 आया, अभी 7 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो इससे ये लगता है कि आज
यूपीए सरकार के तुलना में एनडीए सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाया है। 200 रुपए किलो अरहर की तुअर की दाल हम लोगों ने खरीदा है। और दिलीप जी बैठे हैं, चाहे आप बैठे हैं, सबको याद होगा 2009 का वो दौर। तो अब इसके अलावा दूसरी बात आप कह रहे हैं कि रोजगार और उसकी, मैं आपको बड़े ही विनम्रता से ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है उसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो एक लकीर खींची गई है स्टार्टअप की, आज वो युवा जो अपने तो रोजगार पा रहे हैं, अपने साथ 20 लोग 50 लोग को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो हम रोजगार का सृजन, स्टार्टअप इस समय हमारे रीढ़ की हड्डी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया उसका एक बड़ा अदम्य उद्घाटन है कि इस समय वो सारी उसका नमूना है कि हम आज जो है हिंदुस्तान में रोजगार देने के हर तरह के तरीके कर रहे हैं। ठीक है। और रोजगार सृजन कर रहे हैं। जी ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह से देख रहे हैं बजट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, क्योंकि यहां पर बीजेपी नेता अश्विनी शाही साहब ने कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार का सृजन और महंगाई पर काबू, इन सभी पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत जल्द उसके नतीजे जमीन पर निकलकर सामने आएंगे। आप एज एन इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस बजट को, ये फाइनेंशियल ईयर के बजट को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? कुणाल जी, सरकार जो बातें आपने कही, सरकार उन पर काम कर रही है, मैं ये मानता हूं सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके नतीजे कब आएंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी शाही साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूं। जो उन्होंने अभी एक करंट का एग्जाम्पल दिया कि जो शेयर मार्केट में उछाल था वो 450 पॉइंट का उछाल आ गया। जी जी। तो शेयर मार्केट का उछाल आपकी अच्छी इकोनॉमी की पहचान नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में उछाल या गिरावट एक हल्की सी न्यूज से हो जाती है। और बजट आना था तो आज शेयर मार्केट में उछाल आना ही आना था। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट का पिछले एक साल का ट्रेंड देखेंगे, मार्केट 63,000 पे थी और 58,000 तक पहुंच गई थी, और 58 से 59 के बीच में पिछले एक साल से झूल रही है। तो 4,000 की जो गिरावट थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ये कब पूरी हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल। ठीक है कुणाल जी, ये आम बजट है, इसको आम बजट कहा जाता है। और आम बजट का मतलब वो बजट जो आम जनता से जुड़ा होना चाहिए। आम जनता से जुड़ाव का सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है महंगाई, क्योंकि ये महंगाई ऐसी चीज है, क्योंकि आदमी खाना और बेसिक जरूरतों की सामान हर व्यक्ति खरीदता है, हर घर में खरीदा जाता है। गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब क्या करते जाते हैं। तो अगर आम बजट में आम जनता को सबसे पहले महंगाई से राहत मिल जाएगी तो ये बजट बहुत अच्छा कहलाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हम सब देख रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, घट रहा है महंगाई, लेकिन एक्चुअल में बढ़ती चली जा रही है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है टैक्सेशन को। टैक्सेशन को लेकर के जो सैलरीड क्लास है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो टैक्स पेमेंट करता है। अगर टैक्स का स्लैब थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि वेरिएशन किया जाए, जो पिछले कई सालों से नहीं घटा बढ़ा है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो चली आ रही थी 2.5 लाख रुपए की, वो कई सालों से चली आ रही। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत मिलेगी। अगर टैक्स स्लैब में चेंजेस किए जाएंगे तो टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, और इसके साथ साथ जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा। हमारे देश में आज की डेट में भी जो डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 0.5% लोगों के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो हाईएस्ट स्लैब है उसमें तो संख्या बहुत ज्यादा जी। तो ये भी फोकस करने की जरूरत है कि अगर हर तरफ से ग्रोथ हो रही है तो टैक्स पेयर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो और जो जीएसटी, जो आज की डेट में सबसे बर्निंग क्वेश्चन है पिछले 5-7 सालों से, 2017 से लेके अब तक, जीएसटी में प्रोसीजरल चीजों को लेकर के बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, जो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर तो दिलीप जी, जब हमने तमाम व्यापारियों से, छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी आज की डेट में भी कई ऐसे छोटे या मध्यम व्यापारी हैं जिनको अब तक समझ में नहीं आया कि जीएसटी काम कैसे करता है, और उसी जीएसटी के प्रोविजन को आगे बढ़ाने के लिए वो सीए का सहारा लेते हैं, और सीए उनका काम तो कर देते हैं लेकिन बताते नहीं है कि जीएसटी की बारीकियां हैं क्या। मैं वही बता रहा हूं कुणाल जी, सीए हो गए या जो टैक्स कंसल्टेंट्स हो गए, जो टैक्स एडवोकेट्स हो गए, या जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, ये तो छोड़ दीजिए, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आज तक नहीं समझ पाए कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या और होना क्या चाहिए इसमें। जीएसटी का जो लॉ था वो चंद पन्नों का था, और जो 17 से लेकर के आज तक अमेंडमेंट्स हो गए हैं वो इतना मोटा बंच हो गया है
जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया, और जब सरकार को जैसे समझ में आता है वो अमेंडमेंट कर देती है। तो जीएसटी में एक जरूरत है मास्टर अमेंडमेंट की। मास्टर अमेंडमेंट का मतलब कि सिंस 2017 टिल डेट जो भी सरकार ने छोटे बड़े एज ऑन जब मनचाहा कर दिया, उनको कंपाइल करके कम से कम एक जगह ला दें, ताकि व्यापारी या जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो ये समझ पाए कि जीएसटी में एक्चुअल में होना क्या चाहिए और सरकार कराना चाहती क्या है। ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं टोबो ग्रुप के चेयरमैन रजनीश गोयनका साहब, एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर, संसद भवन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में संसद भवन में बजट पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को संपन्न किया जाएगा, कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट संसद भवन में पेश करेंगी भाषण के रूप में। तो देखना बेहद खास है कि क्या इस बार का संसद भवन में जो वित्त मंत्री का बजट भाषण है, क्या छोटा होगा, कंप्राइज होगा, बड़ा होगा, या लोक लुभावन वादे ज्यादा होंगे, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। टैक्सेशन स्लैब में क्या लोगों को राहत मिल पाएगी? छोटे बड़े व्यापारी, मध्यम व्यापारी जीएसटी से जो काफी हद तक वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनको राहत मिलेगी? सीमा पर खड़ा जो सैनिक है उसके हाथ में कितने मजबूत, शक्तिशाली, अत्याधुनिक हथियार पहुंचेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर सरकार किस तरह से काम करती नजर आएगी? इन्फ्लेशन पर सरकार किस तरह से पकड़ मजबूत करेगी? एक आम आदमी जो अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद जब रोजगार के मैदान में उतरता है, तो डिग्री के बाद क्या उसके हाथ में रोजगार उपलब्ध होगा? साथ ही साथ जो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो लोग खुद अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनको सरकार किस तरह से और ज्यादा बेहतर अवसर प्रदान करेगी? तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के बीच लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर। महज इंतजार कुछ ही मिनटों का और उसके बाद वित्त मंत्री बताएंगी कि साल का बजट कैसे जाने वाला है। रजनीश गोयनका साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, जिनका यह कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, हर एक व्यवस्थाओं के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार के अवसरों को बड़ा किया जाए। और साथ ही साथ कुछ और भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसएमई सेक्टर में इतना काम होना चाहिए कि ना सिर्फ उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मालिक की तनख्वाह बढ़े, बल्कि उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो अपने फैक्ट्री में या अपने इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरीज को भी वो रेज अप कर पाए। आपको लग रहा है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं जमीन पर उतारी जाएंगी, तो कितनी जल्दी उतार ली जाएंगी और क्या कुछ हर्डल्स हैं जिनको अगर हम पार लें तो ये तमाम बातें सच्चाई का रूप ले लेंगी? रजनीश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे साथ, लगता है कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत है इस वजह से। ठीक है, अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्या सर? अजय जी, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट की मोहर के बाद बजट को पेश करेंगे और जिस तरह से हमने कहा कि भाई तमाम तरह की वर्गों की उम्मीदें हैं, खास संभावनाएं हैं, और संभावना के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ रोजगार के अवसरों को पैदा करने पर होना चाहिए। उसके लिए चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, एमएसएमई सेक्टर हो, या आप स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी आप जरिया ले सकते हैं। आपको लगता है कि इन तमाम चीजों के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर वाकई में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जाती है उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जो अभी फौरी तौर पे कहा कि अभी जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए सरकार क्या करती है, जिससे कि जो अपनी यूनिट पे चला रहे हैं उनकी भी इनकम बढ़े और उनका जो है जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम वो बढ़ जाए, वो बढ़ा दे, सैलरी बढ़ाए। वो उसकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करेगा फिर भी, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा सबसे पहले अपना फायदा देखता है। और मैंने देखा है यहाँ पर कि हमेशा रोना वो रोते हैं कि साहब महंगाई बहुत है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा आता है, सैलरीज नहीं आ पा रही है, हम
हम आपको सैलरी दे पा रहे हैं इतना ही काफी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी सैलरी जो है 2-2 महीने बाद आती है, या 50 दिन बाद आती है, या 45 दिन बाद आती है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार को एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके अंदर कुछ बदलाव की बहुत जरूरत है। जैसे अभी जीएसटी की बात हो रही थी, जीएसटी बहुत बड़ा ऐसा कारण है जिसने एमएसएमई सेक्टर को डिस्टर्ब किया है, या छोटे छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब किया है, या दुकानदारों को डिस्टर्ब किया है। हम ये कहें कि आप अपने किसी भी लोकल मार्केट में जाते हैं और छोटे से वो कपड़े की दुकान चलाता है और उसके पास में एक जीएसटी इंस्पेक्टर आता है, तो उसको तुरंत वो शटर डाउन कर देता है, या 10 व्यापारी इकट्ठे हो जाते कहते हैं मैं मार्केट बंद कर दो, जीएसटी इंस्पेक्टर आ गया छापा मार रहा है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो जीएसटी का सरलीकरण करना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से इसको फिर से बदलाव की बहुत जरूरत है इसके अंदर, जिससे कि व्यापारियों का डर खत्म हो जाए और वो सरकार के सामने या इंस्पेक्टर के सामने हाथ से हाथ मिलाकर काम करे, ठीक है साहब हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो जो एफडीआई की बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो अलग चीज है, उससे फायदा होगा। लेकिन हमें अपने मेक इन इंडिया या हम अपने घरेलू उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही देश की बैकबोन है। ये यदि मजबूत होती है तो हर शहर के अंदर जितने भी व्यापारी हैं, चाहे अलीगढ़ हो, आगरा हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो या बरेली हो, हर शहर के अंदर अपना एक स्पेशलाइजेशन है, उसका व्यवसाय है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। और उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना जो इंस्पेक्टर राज है उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, उनकी जो मानसिकता है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, जमीन पे नहीं उतर पाती, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर इंस्पेक्टर राज है ये एक डर पैदा करता है। जैसे कि भी थोड़ी देर पहले हमारे साथी कह रहे थे कि वो एकदम कड़वी बात और सही बात उन्होंने कही है कि वो एक डर बैठा रखा है उसने कि मैं तुम्हारी दुकान पर या तुम्हारे प्रतिष्ठान पर ताला लगा सकता हूं। इवन वो गोडाउन से भरे हुए ट्रक तक उठवा लेते हैं, सीज कर लेते हैं जीएसटी वाले। तो आप ये देखें कि ये डर खत्म कैसे होगा व्यापारियों के अंदर। मैं इसीलिए बड़ा चिंतित रहता हूं कि जब मैं छोटे व्यापारियों से मिलता हूं, बाजारों में घूमता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, या उनकी दुकान पर काम करने वाले छोटे से कर्मचारी की हालत देखता हूं, तो एक उनकी स्थिति से समझ में आता है कि आखिरकार हमारा जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं या एमएसएमई सेक्टर में छोटे लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं वहीं की वहीं है। ठीक है, अब इसी सवाल का जवाब मिले कि अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा और ये विषय कि जीएसटी जो एक बहुत ब्रह्मास्त्र के तौर पर शुरू किया गया था ताकि व्यापार जगत में बहुत बड़ी शक्तिशाली तब्दीली आएगी, लेकिन अब जब हम इतने साल बाद उसके नतीजों को देख रहे हैं तो कमियां ज्यादा नजर आ रही हैं। जिस तरह से यहां पर चाहे दिलीप यशवर्धन जी हो या अजय शर्मा जी हो, वो कह रहे हैं कि भाई जीएसटी को जिस तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इतने साल बाद भी जो निम्न व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं या एमएसएमई सेक्टर वाले हैं, ये तमाम लोग अभी भी जीएसटी की बारीकियों को समझ नहीं पाए हैं। इंस्पेक्टर राज के चलते कितनी बार दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। सीए जो टैक्सेशन के हैं या बाकी ये सीए इंस्पेक्टर हैं, ये तमाम लोग अपनी मनमानी करते हैं, यानी कि जिस उद्देश्य के साथ जीएसटी लाया गया था वो उद्देश्य तो हासिल नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट बहुत ट्रबल सिचुएशन में आ चुके हैं जो व्यापारी वर्ग है। गोस्वामी जी, देखिए, जिस उद्देश्य के लिए जीएसटी लाया गया था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है और उसमें दिनों दिन उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। मैं दिलीप जी की बातों से शुरू करता हूं। दिलीप जी कह रहे हैं कि आज तक कोई समझ नहीं पाया जी। और उसमें जो है सीए की सहायता लेनी पड़ती थी। तो क्या सीए की सहायता पहले लोग नहीं लेते थे? पहले जो चीजें थी आज भी वही है। सरलीकरण का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर सब चीजों पर टैक्स लगते थे हर तरह के, अब सब हटाकर एक कर दिया गया है। तो ये सरलीकरण हुआ, ये उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया। हाँ, एक बात उन्होंने जो कहा कि अब आया था जीएसटी इतना और उसमें अमेंडमेंट जो किए गए वो मोटा हो गया। अमेंडमेंट की गुंजाइश, जब कोई चीज नई लाई जाती है तो अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है। बहुत सी चीजें उस समय उसमें नहीं आ पाती हैं, उसको जनता की मांग के हिसाब से या और चीजों के हिसाब से और सरल किया जाता है, जिसमें जो अमेंडमेंट में वो मोटा हो गया है। क्योंकि हिंदुस्तान, हम लोग जो काम करते थे तो काम करते करते आज जो है अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है या कोई एक दुकानदार है तो हर चीज पर उसको अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। अब सारा टैक्स एक हो गया है।
अजय जी ने जो बात कही, छोटा दुकानदार परेशान है। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आप इंस्पेक्टर राज की बात कर रहे हैं, ये लाल फीताशाही तो बहुत पहले से चली आ रही है, उसको हमने दूर किया है। आज अगर आप हिंदुस्तान में देखिए तो डिजिटल पेमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, और डिजिटल पेमेंट गोस्वामी जी जहां भी हो रहा है जी। इसका मतलब कि ईमानदारी से उसका जीएसटी सरकार को जा रहा है। तो अब उस जो दुकानदार, कुछ ऐसे दुकानदार हैं मेरे जानने वाले, कहीं छापा पड़ा, दुकान शटर उठाकर बैठे रहे, सीना चौड़ा करके अपना व्यापार करते रहे, कहीं उनको डर नहीं था। लेकिन डर किसको होता है? जिसकी आदत पहले से बिगड़ चुकी है और अब वो डिजिटल पेमेंट में नहीं आ रहा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मिठाई की दुकान पर गोस्वामी जी हम लोग मिठाई लेने जाते थे और कहीं रेट पूछा तो उसने कहा 1000 रुपए किलो। हमने 1000 रुपए दिया और उसने मिठाई दिया, हम लेकर चले आए। आपसे उसने उस पर टैक्स लिया क्योंकि जो उसका कंप्यूटर उसका देता था उसको टैक्स देता था, लेकिन वो जीएसटी नहीं था तो सरकार के पास टैक्स नहीं जमा होता था जी। लेकिन आज हम लोग जाते हैं, नगद नहीं देते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, अकाउंट उसके जो बैंक में जाता है उस पर जीएसटी उसको देना पड़ता है। तो हम टैक्स की चोरी भी रोक रहे हैं। जनता जो टैक्स देती थी अपने जेब से, जनता तो उस समय देती ही थी, वो सरकार के पास नहीं जाता था, तो वो एक वर्ग के पास रह जाता था, कुछ ही जाता था। तो इसलिए अब उसको सरलीकरण करके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए इस सरकार ने इतनी बेहतर व्यवस्था की कि सरकार का राजस्व देखिए किस तरीके से जो है 1,60,000 1,40,000 करोड़ के ऊपर तक पहुंच गया है। आज ये उसी का है कि आज ये सारे पेमेंट डिजिटल हो रहे हैं और हिंदुस्तान में जब डिजिटल करेंसी हम लागू कर दे रहे हैं तो जीएसटी का रोना अब छोड़ देना चाहिए सबको, क्योंकि दिलीप जी भी एक एडवोकेट हैं और अगर हमारे जैसा व्यापारी उनके पास नहीं जाएगा तो इनका भी कहेंगे कि मैं बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो दिलीप जी हम उम्मीद करें कि अश्विनी जी ने तमाम आपके सवालों के ना सिर्फ जवाब दे दिए बल्कि डिजिटलाइजेशन की जो लगातार बात की जा रही कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी आई है मार्केट में, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से काफी हद तक कुछ लोग परेशान भी हुए हैं, लेकिन एक बड़े वृहद स्केल पर, लार्जर स्केल पर देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स ज्यादा निकलकर सामने आए। लोग सीए के पास जाते हैं, क्या पहले सीए की जरूरत नहीं पड़ती थी? मैंने ये नहीं कहा कि सीए के पास जाते हैं। सीए का रोल या टैक्स एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट का रोल हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरा, जो शाही साहब ने कलेक्शन की बात कही, तो मैं शाही साहब को कहूंगा कि इस पर जरा सा रिसर्च करिएगा कि आज की डेट में सरकार 1,40,000 से 1,50,000 करोड़ का कलेक्शन बता रही है, उसको कह रही है कि बहुत ज्यादा कलेक्शन है। ये कलेक्शन बहुत कम है। जब पहले आपका सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, तो इतना कलेक्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में एक्साइज और सर्विस टैक्स से आया करता था। इसके अलावा जो कलेक्शन वैट का था वो स्टेट के खाते में जाता था। अब आपने स्टेट और सेंट्रल को मिला दिया है, तब भी आपके पास उतना ही कलेक्शन आ रहा है। तो आपका कलेक्शन घटा है, बढ़ा नहीं है। ये जरा रिसर्च करिएगा इस बात को। और उसके घटने का कारण है कि जो जीएसटी में प्रोसीजरल कमियां हैं। मैं एक बार 2017 से कहता आ रहा हूं, फिर दोहराऊंगा कि जीएसटी एज अ लॉ बहुत बढ़िया है, पर जीएसटी एज अ प्रोसीजर बहुत खराब है। और इसी प्रोसीजरल कमियों की वजह से आज व्यापारी भी परेशान है, विभाग भी परेशान है और सरकार को उतना कलेक्शन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। रही बात चोरी की, जो एग्जाम्पल उन्होंने मिठाई का दिया, मिठाई की चोरी, अगर मिठाई पे टैक्स पहले जाता था तो पहले वो वैट सेंट्रल स्टेट के खाते में जाता था, आज वो जीएसटी सेंटर के खाते में जा रहा है। और चोरी जो पहले कर रहा था वो आज भी कर रहा है और आज भी उसको नहीं रोक पाए और न रोक पाएंगे। नहीं रोक पाने का कारण यही है कि आप उसका दायरा ठीक से नहीं बढ़ा रहे हैं। टैक्स की चोरी रोकनी है तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लॉ टफ कर देंगे, कंप्लायंस ढीली रहेगी तो आपका कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। आप लॉ में चीज कर दीजिए और कंप्लायंस पे सख्ती कर दीजिए, उसकी मॉनिटरिंग पे सख्ती कर दीजिए, तो आपका टैक्स रेट बढ़ जाएगा। जीएसटी एज ए लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कमियां हैं और उस कमियों की वजह से सरकार को जितना कलेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और सरकार का कलेक्शन बढ़ कैसे रहा है ये भी मैं बता दूं। 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन है, ये टैक्सेस की वजह से अकेला नहीं है, इसमें आपकी पेनाल्टी भी शामिल है,
इंटरेस्ट भी शामिल है और बहुत सारे तरह का जो आपने लेवी लगा रखा है वो भी शामिल है। आप गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का मतलब जो प्योर टैक्सेशन का पैसा आ रहा है, जब आप अपनी बजटिंग करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में जो मेजर सोर्स होता है वो आपका टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बिल्कुल, ये टैक्सेस का कलेक्शन, अगर आपका प्योर टैक्सेस का कलेक्शन है तो वो कलेक्शन अच्छा माना जाता है। लेकिन उसमें अगर आप सरचार्ज भी लगा रहे हैं, लेवी भी लगा रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रहे हैं, नेट फीस भी लगा रहे हैं, तो वो फिर आपका कलेक्शन एक्चुअल नहीं माना जाता है। तो आपका जो आज 1.5 लाख का कलेक्शन आप बताते हैं सारा मिला करके है। ठीक है, अब अंतिम आखिरी आधा घंटा रह गया, उसके बाद फिर 11 बजे वित्त मंत्री का बजट भाषण का आगाज हो जाएगा। इससे पहले जरूरी है कि हम छोटे छोटे कुछ और भी ऐसे सेक्टर है जिस पर चर्चा कर ले। अजय जी, आर्थिक स्थिति पर तो हमने खूब चर्चा कर ली, लगातार हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें स्वास्थ्य सेक्टर की, या हम बात कर लें शिक्षा के सेक्टर की, या हम बात कर ले अन्य छोटे छोटे और भी सेक्टर की, डिजिटलाइजेशन की भी, इन तमाम विभागों के खाते क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ हेल्थ सेक्टर में जाएगा, क्या कुछ एजुकेशन के सेक्टर में जाएगा? और अगर हम बात कर लें, हमने जिस तरह से चर्चा और भी विभागों की है, उनके खातों में क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है सरकार को हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करना चाहिए, उसका बजट बढ़ाना चाहिए, और उसके अंदर भी जो एक अफसर शाही है, जिसे हम प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, या हम जिस तरीके से वो काम करता है जमीनी स्तर पे, उसमें भी सुधार की आवश्यकता। चलिए ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी किस तरीके से वो चीजें काम करती हैं, हम बजट की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना की महामारी ने हमें समझाया है कि जब यदि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा, तो हम किस तरीके से चरमराकर गिर सकते हैं। ये तो ठीक है कि हमारे डॉक्टर्स ने या हमारे जो कोरोना वॉरियर थे और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कोरोना महामारी का सामना किया, और हमने उतना नुकसान नहीं होने दिया जितना हो सकता था, ये चीजें हो सकती थी। लेकिन सेकेंड वेव ने बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से दवाइयों की किल्लत हुई, या चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, या बेड हो, आईसीयू वार्ड हो, सब चीजें हो। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है, जिस तरह से मैं कुछ डॉक्टर से मेरी बातचीत होती रहती है, मेरा भी अपना आकलन है इसको लेकर, कि आने वाला समय फंगस और वायरस बीमारियां हैं उसको लेकर रहेगा, और उसके लिए सरकार को हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, जिससे अच्छी रिसर्च हो, अच्छी मेडिसिन आए, अच्छे इक्विपमेंट्स आए, जिससे कि बेहतर इलाज हम दे सकें और अपने हेल्थ को जोड़ सकें। और दूसरा, जिस तरीके से सरकारी अस्पताल है, उनकी जो स्थितियां हैं, उनको सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए इस बजट के अंदर। ठीक है, बहरहाल रुक करें सबकी बड़ी खबर की तरफ। बजट ब्रेकिंग, संसद में लाई गई बजट की कॉपियां। बड़ी खबर, आम बजट को कैबिनेट से मिली मंजूरी। तो कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी के नेतृत्व में जो चल रही थी वो पास हो चुका है, और अब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो संसद में बजट की कॉपियां लाई गई हैं। ठीक आधे घंटे बाद बजट भाषण का आगाज हो जाएगा, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-24 का बजट संसद में पेश करेंगी। अश्विनी शाही साहब, क्योंकि लगातार हमने आर्थिक, इकोनॉमिकल, हमने व्यापार जगत, जीएसटी पर, डिजिटलाइजेशन पर खूब चर्चा कर ली, लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या कुछ मिलने जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ मिलने जा रहा है, खेती किसानी को क्या कुछ मिलने जा रहा है, इस पर भी चर्चा कर लें। इन तमाम महत्वपूर्ण स्तंभों की बात की जो इंडियन इकोनॉमी की बेस हैं, इनको मजबूत करने के लिए, इन पिलर्स को और दम देने के लिए सरकार क्या कर रही है? गोस्वामी जी, देखिए, जैसा पिछले बजट में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सब पर बात किया गया था, तो स्वास्थ्य से ही शुरू कर लिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य में माननीय वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की, जिसमें कल महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो सुना गया कि हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की योजना पर काम कर रहे हैं, और हर उसमें जो है मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। तो हम पहला काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज मेडिकल में दो बातें हिंदुस्तान के साथ बहुत शानदार हुई हैं। एक तो हम वर्ल्ड में सबसे बेहतर दवाइयों के एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बने हैं। इस समय हिंदुस्तान की मेडिकल क्षेत्र में इस समय नंबर 1 है। दूसरा,
आज हिंदुस्तान में पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं से बेहतर सुविधाएं, सस्ती सुविधाएं हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। जैसे आंख के ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जी। आंख का ऑपरेशन अगर कहीं अमेरिका में जाते हैं आप तो शायद 6 महीने 8 महीने की लाइन है वहां, और हिंदुस्तान में आप 3 दिन में कराकर वापस आ सकते हैं। ये सुविधा से हिंदुस्तान जो है इस समय आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान में हम डिजिटल इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं जो पिछले बजट में दिया गया था। सबसे बड़ी चीज होती है जब मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, डॉक्टर हमारे वहां से निकलेंगे, हो सकता है 2-3 साल बाद हमारे डॉक्टर्स की कमी पूरी होनी शुरू हो जाए। जी जी। कमियां हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमियां हैं, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में हो चाहे प्राइवेट में हो, अभी भी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सीटें बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स की कमी पूरी हम कर रहे हैं। और वहां से हम डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये हम कर रहे हैं। शिक्षा में हम देखिए हमारे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खुली है कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की हम बात कर रहे थे, वो उस पर काम चालू है। हम चैनलों को खोले थे और शिक्षाप्रद चैनल चल रहे हैं जो घरों में बैठकर भी लोग देख रहे हैं, और शिक्षाप्रद चैनल इस समय चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं जी। एक क्लास एक चैनल वो हम दे रहे थे। तीसरी बात आपने जो कहा कि कृषि पर क्या कर रहे हैं, कृषि की जो हम लोगों ने बजट में रखा, बजट में कभी हम उन चीजों को छूते हैं। एमएसपी की बात हुई और पिछला साल जो है आंदोलन का रहा कोरोना के साथ साथ, लेकिन उसके साथ जो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। ये सरकार का भी पक्ष है कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है पिछली बार। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। धान और गेहूं का के साथ कई चीजों को हमने और एमएसपी में इसमें शामिल किया है। ये सारा बजट में हम लेकर चले थे। और इस बजट में एग्रीकल्चर, अब आ जाइए रक्षा बजट की हम बात कर रहे हैं। रक्षा में हम स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे और हमने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। आज हम उस स्टार्टअप से सुखोई वो जो है हम सुपर सुखोई हम बना रहे हैं। 150 जहाज इंजन को छोड़कर बाकी कल पुर्जे हिंदुस्तान में हम बनाकर 150 सुपर सुखोई बना रहे हैं। ऐसा किसी के पास पूरे विश्व में जहाज नहीं है। इंजन हम सुखोई का रसिया से ही ले रहे हैं और आज हम उसमें लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले बजट में उसका वो हुआ था और आगे उसको हम बढ़ा कर ले जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में एक एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेना के जवानों को नए नए इक्विपमेंट दे रहे हैं, सेना के वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं। पहले हमारे पास युद्धपोत, नेवी में युद्धपोत नहीं होता था, कैरियर 1-2 थे, अब और हम अपना खुद बना रहे हैं। तो चारों तरफ चतुर्दिक जो है हम काम कर रहे हैं और ये आज के अभिभाषण जो 11 बजे होना है बजट का, इसमें और चीजें दिख जाएंगी कि और चीजें खुलकर बारीकी से सामने आएंगी और पता चलेगा कि देश के चौमुखी विकास को लेकर केंद्र सरकार किस तत्परता के साथ कार्य करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बजट की कॉपियां संसद भवन तक लाई गई हैं, किस तरह से एक एक करके बजट के कॉपीज के बंडल को उतारा जा रहा है और चेकिंग के बाद उसको बजट जब पेश किया जाएगा तो तमाम एक एक सांसद के सामने समक्ष रखा जाएगा। बहरहाल दिलीप यशवर्धन जी, जब हम बात करते हैं देश के चौमुखी या सर्वांगीण विकास की तो एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लगातार हमने तमाम एजुकेशन स्पेशलिस्ट से जब चर्चा की तो उन्होंने निकलकर बताया कि अब थ्योरेटिकल एजुकेशन के बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर रहा, लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर हम टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन पर भी फोकस करें तो काफी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का फेज हमने 2020 और 21 में देखा, उसके बाद से तो हिंदुस्तान को बहुत तेजी के साथ इन विभागों में काम करना चाहिए। आपको लग रहा है इज वी आर इन द इनफ स्टेट टू डील विद ऑल इन ये सब सब्सटेंसेस में, या फिर अभी भी और चीजों पर काम करना बाकी है? कुणाल जी, हमें सबसे पहले रूट को देखना होगा। हम इन सब सारे सेक्टर पे अच्छा काम करना और करना चाहिए, दोनों बातें, लेकिन इन सारे सेक्टर से पहले हमें बेसिक एजुकेशन पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, जहां से शुरुआत होगी। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालत है ये सब जानते हैं, ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारा बेसिक एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें डाइवर्सिफाइड
चीजों को शामिल किया गया है, जी। उससे जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसका स्टेटस थोड़ा सा अच्छा होगा। और अगर वो अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो लीगल एजुकेशन है, जो और जिन एजुकेशन के सेक्टर की बात हो रही है उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। और गवर्नमेंट को समय के हिसाब से, देखिए कोरोना के बाद से बहुत सारी नई एवेन्यूज खुले हैं और उन एवेन्यूज पर सरकार को काम करने के लिए ये समय की मांग है और करना चाहिए, और पैसे का डाइवर्सिफिकेशन वहां भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक एजुकेशन है, इसकी क्वालिटी पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ साथ एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा हायर एजुकेशन में जाए, हायर स्टडीज ले, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी फाइनेंशियल वर्थ उस हायर एजुकेशन को लेने के लिए नहीं है, जो एजुकेशन लोन ऑप्ट करते हैं। एजुकेशन लोन में देखिए 9%, 10%, 11% तक का ब्याज है। तो सरकार को ये होना चाहिए कि अगर हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कम से कम उस पर लोन जो है, उस लोन पर जो ब्याज है वो ब्याज कम हो जाना चाहिए। आप एफडीआर पर ब्याज देते हैं 6% और एजुकेशन लोन पे ब्याज लेते हैं 9 से लेकर के 11-12% तक का, तो ये नहीं होना चाहिए। आप ये एजुकेशन लोन अगर कोई बच्चा ले रहा है तो वो अपनी फैसिलिटी को खरीदने के लिए नहीं ले रहा है, वो कोई लग्जरी के लिए नहीं ले रहा है, ये उसकी बेसिक नेसेसिटी है। एजुकेशन एजुकेशन बेसिक नेसेसिटी है, उस बेसिक नेसेसिटी पर सरकार को ब्याज कम करने की जरूरत है। ठीक है। साथ ही साथ जब हमने तमाम दुकानदारों से बात की, उनसे संवाद करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि साल भर, बीते 2 साल में पूरा साल ऐसा गुजर गया जब एक भी दिन ऐसा आया हो कि दुकानों पर जो ग्राहकों की भीड़ लंबी चौड़ी हो और उनको दिक्कत पेश आई हो सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में, चाहे त्योहारी सीजन रहा हो या नॉन फेस्टिवल सीजन रहा हो। हमेशा जो दुकानदार थे वो ग्राहकों के लिए तरसते नजर आए, और जब जब ग्राहकों से बात की गई तो उनके पास, उन्होंने का कहना था कि भाई इतना हमारे पास पैसा नहीं बच पा रहा महीने के अंत में कि हम जो जरूरी चीजें हैं उनसे ऊपर खर्च करने के बारे में सोचें। तो आपको लगता है कि इन समस्याओं का कोई समाधान हो सकता है? ये सही है कि जब देखिए हमारी कमाई कम हो जाएगी तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दुकानों की भीड़ तब लगती है जब मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। जब मुझे 1 रुपए में 1.25 रुपए की वैल्यू मिलेगी तो मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और जब मुझे 1 रुपए में 80 पैसे की वैल्यू मिलेगी तो जाहिर सी बात है मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और कोरोना के बाद से परचेजिंग पावर में गिरावट आई है, दुकानों में भीड़ न लगने का एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको भी बढ़ावा मिला है। बहुत सारे लोग अब घर पे बैठे बैठे सामान मंगा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटेटर कंपनीज हो गई जो आपको हर सामान 10 मिनट के अंदर आपके घर पे पहुंचा देती है। ऐसा कोई मतलब आपको सब्जी चाहिए, फल चाहिए, दवाइयां चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, ब्रेड चाहिए, हर चीज आपके घर तक पहुंच जा रही है। तो एक ये भी कारण है कि आपकी दुकानों में भीड़ कम हुई है। लेकिन इससे किसी की वर्थ में कमी नहीं आनी चाहिए। ये मोड ऑफ मतलब चेंज ऑफ मोड है। व्यापार कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्यता ये है कि व्यापार में कमी आई है। व्यापार में कमी आने का मतलब है कि मेरी परचेजिंग पावर गिरी है। मेरी परचेजिंग पावर गिरने का मतलब है कि मेरी जो कमाई थी वो वहीं की वहीं है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो डबल इफेक्ट है, मेरी कमाई नहीं बढ़ रही है, ये पहला फैक्टर, महंगाई बढ़ती चली जा रही है,